हेलो। पीछे चले जाइए ना, पीछे में जहां 4 बैठे वहां 5 बैठ जाओ। वहां पे देखो, वहां पे 4 बच्चे हैं, थर्ड, सेकंड और थर्ड बेंच। हाँ, इस तरफ से भी जा सकते हो, उस तरफ से भी जा सकते हो, उधर चले जाओ। हाँ, यहां से इन कर जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। अच्छा बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना था कि आज तो ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास से ना आप लोग अगर मेरे आने के बाद आएंगे ना, तो मेरे क्लास के ऊपर में एक डायरेक्ट वो जिसको बोलते हैं ना वर्चुअल क्लास है, तो उसका वो आपको वहां बैठना पड़ेगा इफ यू कम लेट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे आने के बाद क्लास में डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, तो ट्राई टू कम कि 2:15 के पहले पहले आप आ जाएं। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता ऊपर में भी क्लास करने से, बट स्टिल इट इज वर्चुअल। बस इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे क्लास है और आपको वहां बैठना पड़ सकता है। ओके, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास सब ठीक ठाक था, आपको समझ में आया था सब कुछ? चलो कॉपी में लिखो, अकाउंट्स नया पेज में लिखो प्लीज। उधर उधर में जगह है तो हाँ, इस तरफ में बैठाना, उस तरफ में बैठाना, बुक बाद में मैं बात करता हूँ। हाँ, आइडेंटिटी कार्ड आज मिलेगा क्या? कार्ड आएगा आज? ठीक। गर्ल्स लोग जरा वहां मैनेज कर लीजिएगा, वहां बेंच में जगह है ना, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइएगा आप लोग। लिखिए चैप्टर का नाम। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, अब आप लोग रेडी हैं? इससे ये जो चैप्टर है हम लोगों को 10 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल चैप्टर है। एक एक सम बनाने में शुरू में हम लोगों को 1.5 घंटा लगेगा, एक एक सम में 1.5 आवर। धीरे धीरे वो टाइम कट शॉर्ट होगा, 1 घंटे तक आएगा। गुड थिंग विल बी या द बेस्ट थिंग विल बी अगर आप उसको 45 मिनट के अंदर अंदर करने लग जाएं। तो ग्रेजुअली टाइम का मैनेजमेंट भी हमें सीखना पड़ेगा। ओनली नॉलेज विल नॉट बी इनफ टू पास योर सीए इंटर्स एंड सीए फाइनल्स। अलॉन्ग विद द नॉलेज आपको टाइमिंग को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो सजा सजा के लिखना, गर्ल्स स्पेसिफिकली आप लोगों को बोल रहा हूं, हाँ, सजा सजा के लिखने को अपन को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। मार्क्स हैंड राइटिंग पे 0 मिलता है, माने हैंड राइटिंग के लिए 0 मार्क्स आर अलॉटेड। आई रिमेंबर आई वॉज हैविंग अ स्टूडेंट, सुमित बजाज उसका नाम था। वो ईस्टर्न रीजन टॉपर था इंटर में, ईस्टर्न रीजन टॉपर था फाइनल में। ऑल इंडिया 7th रैंक इंटर में था, ऑल इंडिया 7th रैंक फाइनल में था। उसका हैंड राइटिंग वो खुद नहीं पढ़ पाएगा। और अगर मैं झूठ बोलता हूं ना, किसी दिन मैं उसको बुलाऊंगा, वो अभी इंडसइंड बैंक में काम करता है, मैं उसको बुलाऊंगा, वो लिखेगा यहाँ पे कुछ,
आप पढ़ के दिखा दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा, और मैं उसको बुलाऊंगा तो वो आ जाएगा, मुझे मालूम है। तो हैंडराइटिंग पे कोई मुन्ना मार्क्स नहीं होता, आप ऐसा लिख दो बस बेचारा समझ जाए टीचर कि हाँ इसने लिखा क्या है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो प्लीज धीरे धीरे ना स्पीड को इंप्रूव करना भी इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स पार्ट ऑफ द स्टडीज। और आप लोग हमेशा ये बोल नहीं सकते कि सर थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो थोड़ा स्लो। मैं बोलूंगा मुन्ना थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट, आप समझे? तो उस बीच में अपन को एक तो बढ़िया सा कोरिलेशन बनाना है, एंड वी होप कि इट विल बी डन। हमेशा होता है बट चाहता हूं कि 3-4 दिनों में हो जाए। गॉट इट? सुनिए, इस चैप्टर को ना पॉपुलरली सिंगल एंट्री के नाम से लोग जानते हैं, ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरी ट्रांजैक्शन जो भी अपन फिनेंशियल बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट वाला एस्पेक्ट और एक क्रेडिट वाला एस्पेक्ट। और डबल एंट्री बुक कीपिंग पे जो भी बंदा अपनी बुक्स को मेंटेन करता है वो ट्रायल बैलेंस बनाने में कैपेबल रहता है। ट्रू और फॉल्स? जो सेंटेंस बोला वो ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। तो ये जो बंदे हैं ना, ये लोग अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले, ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आई नो अ पर्सन हु इज मेंटेनिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंस लॉन्ग। एक्चुअली उस बंदे की ऑडिट की वो नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जिसके ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो जैसे ही बुक्स बना ले भाई, क्या फर्क पड़ता है, उसको ये स्टेज फॉलो करना नहीं, ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं, तो दैट पर्सन कैन कीप हिज रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? उसके पहले आप ये समझिए व्हाट इज कंप्लीट रिकॉर्ड्स। कंप्लीट रिकॉर्ड्स मीन्स all the transactions which are required to be recorded are recorded through double entry bookkeeping system. आपने एक डेबिट के पीछे एक क्रेडिट किया, मतलब आपके रिकॉर्ड्स कंप्लीट हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं। अगर आपके रिकॉर्ड्स कंप्लीट हैं तो आप ट्रायल बैलेंस बना पाओगे, यस नो? अगर आपके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है आप ट्रायल नहीं बना पाओगे। फर्क सिर्फ इतना है मुन्ना कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले लोग ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाते। तो आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, डिटेल आपको जो चाहिए मिलेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। तो सर करना क्या है? करना है P&L और बैलेंस शीट बनानी है। मतलब सर फाइनल अकाउंट्स ही बनाने? यस, फाइनल अकाउंट्स ही बनाने। तो फाइनल अकाउंट्स वर्ड आजकल कोई यूज नहीं करता है। वी हैव टू यूज द वर्ड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। PL इज अ फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज अ फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप यही बोलोगे इस क्लास में कि सर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। प्रॉब्लम क्या है? ट्रायल बैलेंस नहीं है। सर अपन लोग जो आप लोग फाउंडेशन में, ग्रेजुएशन में फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यही था कि आपको ट्रायल बैलेंस मिलता था। और having a trial balance with some supplementary information, preparation of the P&L and balance sheet का काम आपने पहले किया हुआ है। आज की पहली क्लास की प्रॉब्लम यह है कि अपन को डेटा सारा मिलेगा, ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। तो सर फिर क्या करना है? मैं बताऊंगा क्या करना है इस चैप्टर में। सो द बेसिक आइडिया इज somebody will give you some records which is truly or which are truly not a trial balance, or which are truly not maintained under complete double entry bookkeeping system. आप बोलेंगे ओके अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट, रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट, आवर टारगेट इज टू प्रिपेयर P&L एंड बैलेंस शीट। तो थोड़ा सा मेरे को आगे जाने दो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले लोग, वन, अगर ऑडिट होती है और रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट रहता है तो ऑडिटर फट से एक तो ओपिनियन दे देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, वी कुड नॉट डू द ऑडिट। अगर आप डबल एंट्री पे बुक नहीं रखे तो इसका मतलब आपका ऑडिट करने लायक बुक्स नहीं है। अगर नहीं है तो ऑडिटर बोल देगा भाई हम तो ऑडिट ही नहीं कर पाए, तो दैट मींस आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेकार, ट्रू एंड फेयर नहीं है। तो एक चीज मान के चलना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वही लोग रखते हैं जिनके ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मेरे बड़े भाई साहब गांव में, उड़ीसा में रहते हैं, रायरंगपुर में, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है। उनका ऑडिट होता नहीं, लेकिन मेरा ऑडिट होता है। संजय जी मेरे ऑडिटर हैं, तो मेरा रिकॉर्ड सार उस तरफ चले जाओ बेटा, उस तरफ। गर्ल्स आप इधर आ जाइए, यहां पे स्पेस है। थोड़ा थोड़ा आप लोग शिफ्ट हो जाइए ना प्लीज, एकदम बैक बेंच में चले जाओ, वहां पे ज्यादा स्पेस है।
जहां जहां पे स्पेस मिलता है बैठते जाओ। रेडी? अब देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं। मेरे बड़े भाई साहब का रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, डबल एंट्री बुक कीपिंग पे वो रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं करते। इवन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर मेरे बड़े भाई साहब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी कुछ तो रिकॉर्ड रहता है, रे बाबा जीरो तो नहीं है, दैट इज इनकम्प्लीट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकम्प्लीट? समथिंग दैट इज नॉट कवर्ड बाई डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बिकॉज अगर आप एएस फॉलो करोगे तो डबल एंट्री बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, हमको बोलो हाँ या ना। क्या कोई एएस आपको ऐसा बोलेगा कि एक डेबिट कर दो क्रेडिट मत करो? एएस में जो भी कुछ होगा वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से होगा। तो ये मेरे बड़े भाई साहब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये कैश बुक बनाते हैं पूरा। पूरा मींस इतना पूरा है कि डेली शाम को इनका कैश इन हैंड एज पर बुक्स और एज पर तिजोरी मैच करता है। कैश इन हैंड तो हाथ में रहता है ना जी, सच्ची में तो हाथ में रहता है ना, वो मैच करता है। वो रोज शाम को, वो हम लोगों के यहां पे मारवाड़ी में बोलते हैं कि रोकड़ तोड़ के जाते हैं। क्या बोले? रोकड़ कैश बुक को बोलते हैं, तोड़ना बैलेंसिंग करने को बोलते हैं। तो रोज शाम को वो कैश बुक बैलेंसिंग करके जाते हैं और कैश मिलाते हैं वो एवरी इवनिंग। कैश इन हैंड और बुक का, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस मैच करना चाहिए। रोज शाम को बैंक बैलेंस मैच कराते हैं। बैलेंस एज पर बैंक बुक और बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने बैंक बुक मतलब मेरा कैश बुक वाला बैंक कॉलम रे, और पासबुक वाला वो रोज मैच कराते हैं। रोज नहीं तो कम से कम हफ्ता में एक बार मैच कराते हैं। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेट, बीआरएस सुनो, बीआरएस नाम सुनो ना? तो कोई चीज नहीं सुना होगा ना बोल देना सर सुने ही नहीं है, तो हम बताएंगे आपको। मेरा क्लास को मूव कराने का मेरे पास अपना आइडिया है, आप प्लीज बोल दीजिएगा सर ये नहीं सुने, जानते नहीं है। सो आई गिव यू दी प्रॉपर वे ऑफ आइडिया कि आप समझ पाए। तो वो बीआरएस पूरा टैली करा करके जाते हैं शाम को, पूरा उनका मैच होता है। शाम को अगर नहीं भी हो तो एवरी वीक वो मैच कराते। इतना कंप्लीट कैश बुक है, मतलब आप कैश बुक देख के बोल ही नहीं पाएंगे इस बंदे का रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट माने हापजड़ वे में इनकम्प्लीट नहीं होता मुन्ना, कंप्लीट वे में इनकम्प्लीट होता है। अब सर कंप्लीट वे का इनकम्प्लीट क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई साहब का जो आप लोग बोलते हो ना, क्या लिखा बोलो तो? क्या होता है ये डेटर्स लेजर? हाँ, सेल्स लेजर। क्या होता है ये बोलो ना, नाम चेंज करके सेल्स लेजर। एक मिनट, कस्टमर लोगों के अकाउंट मतलब किस पार्टी को कितना माल बेचा, कितना पैसा आया, कितना बैड डेट हुआ, कितना डिस्काउंट अलाउ किए, कितना माल रिटर्न आया, कितना बैलेंस कैरेट डाउन है। ये ईच पार्टी का डेटर्स लेजर, उनके 400 पार्टीज है, 400 लोगों को माल बेचते हैं वो। 400 पीपल बाई क्रेडिट फ्रॉम हिम। 400 लोगों का अकाउंट आप देख लीजिएगा, आप एक डॉट नहीं लगा पाइएगा। बैड डेट की जगह बैड डेट का एंट्री है, बाई कैश है, बाई बैंक है, बाई डिस्काउंट है। ये सब बोल सकता हूं ये वर्ड सब? कुछ भी नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। टू सेल्स है, बाई सेल्स रिटर्न है, प्रॉपर मेंटेन्ड है, डॉट नहीं लगा पाइएगा। वो इतना कंप्लीट है कि किसी भी दिन शाम को राजेश नाम का कस्टमर आके जब बोलेगा ना कि मेरा कितना पैसा बाकी है, वो तुरंत अपना रिकॉर्ड निकालेंगे, बता देंगे तेरे से 5,40,000 पाते हैं, तेरे से 1,20,000 पाते हैं, तेरे से 70,000 आना बाकी है। इतना कंप्लीट है। क्रेडिटर्स लेजर मेंटेन करते हैं, 16 पार्टीज हैं। 16 पार्टीज मीन्स, अच्छा मैं इस तरह से प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, आपको पकड़ में आएगा ना, क्योंकि प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। सीए इंटर सीए फाइनल फाउंडेशन बुक से चल जाएगा, यहां प्रैक्टिकली समझना जरूरी है। अच्छा बेटा देखो, पीछे जहां भी जगह मिले बैठ जाओ। 16 पार्टी हैं, परफेक्टली मेंटेन्ड है। परचेज रिकॉर्डेड है, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, पेमेंट, बैलेंस कैरेट डाउन, परफेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर इसमें फिर इनकम्प्लीट कहां हो रहा है? बस और कुछ नहीं है सर, और जरूरी क्या है? आप बोलेंगे और जरूरी क्या? इसके अलावा भाई साहब के पास चौथा रिकॉर्ड नहीं है, नो फोर्थ रिकॉर्ड। आप बताइए क्या चीज मिसिंग है?
एक हाँ सबसे मेन चीज जो मिसिंग है, बोलिए डरना क्या है, हम डांटेंगे नहीं बच्चों, आप आराम से बोलिए। हाँ, और मेरी क्लास में आप नहीं बोलेंगे ना तो प्रॉब्लम है। पहले क्लास में आप इतना अच्छा से बोल रहे थे, आज भी बोलिए आराम से। क्या चीज मिसिंग है? हाँ, सारा नॉमिनल लेजर, जिसको आप लोग बोलते हो जनरल लेजर, ये नाम से जानते हो। तो मैं जनरल बोलता, आप नॉमिनल बोलिए, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेजर ही नहीं है। अब सोचिए अगर ये लेजर नहीं है तो सैलरी का अकाउंट ही नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट सैलरी। सैलरी का एक लेजर अकाउंट होना चाहिए कि नहीं? भाई साहब का नहीं है, प्रूफ करके दो। सैलरी पे करते हैं, स्टाफ है भाई साहब, हेलो भाषण मत दे देना सर, स्टाफ नहीं होगा। स्टाफ है, सैलरी पेमेंट होता है, सैलरी अकाउंट नहीं बनता है। कैशबुक में एंट्री है, कैशबुक तो परफेक्टली मिला हुआ है। कैशबुक में देखोगे 22 सैलरी, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून 22 सैलरी लिखा हुआ है। माने 1 तारीख को 2 तारीख नहीं करते पेमेंट करने में। वो सैलरी का जो पोस्टिंग होना चाहिए ना, वो लेजर ही नहीं बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान से। नहीं आपको नहीं बोलना, आप सुनिए। इसका मतलब हुआ कि सैलरी का वन एस्पेक्ट हैज बीन कवर्ड, सेकेंड एस्पेक्ट हैज बीन इग्नोर्ड। दूसरा एस्पेक्ट कवर ही नहीं किया गया है। सैलरी डेबिट टू कैश में, कैश बुक में 22 सैलरी लिखी हुई है, सैलरी अकाउंट में 2 कैश नहीं लिखा हुआ है, तो वन एस्पेक्ट कवर्ड हुआ, दूसरा एस्पेक्ट मिसिंग है कि दोनों मिसिंग है? एक मिसिंग है, एक कवर्ड है ना। जल्दी से यस बोल दीजिए, पक्का तो? अच्छा, क्रेडिट सेल के बारे में सोचिए, क्रेडिट सेल के बारे में सोचिए। डेटर्स के डेबिट में लिखा हुआ है, सेल का अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है सेल का। वन एस्पेक्ट इज कवर्ड ना, जल्दी बोलिए, वन एस्पेक्ट इज कवर्ड ना। अच्छा ये सोचिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से। कैश बुक में एंट्री है, डेटर में एंट्री है, मतलब बोथ दी एस्पेक्ट्स आर कवर्ड, बोथ दी एस्पेक्ट्स आर कवर्ड। जो डबल एंट्री वाले करते हैं, भाई साहब भी तो वही किए, कम से कम इस ट्रांजैक्शन के लिए वही किए, यस और नो? अच्छा, लेट्स थिंक अबाउट डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। दोनों ही नहीं है। अब मैं आपको कंक्लूड करता हूं। हाँ, एक सेंटेंस बोलूंगा, आज के बाद अगले 6 दिन तक इसको दिमाग में रखोगे। 6 डेज चाहिए मेरे को। अ पर्सन हु मेंटेन्स हिज रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट, जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम पे बुक्स रखता है। एक्चुअली सिंगल एंट्री कोई सिस्टम नहीं है, जो डबल एंट्री नहीं है उसको इन्होंने सिंगल एंट्री नाम दे दिया। कुछ तो देना था तो उन्होंने सिंगल एंट्री नाम दे दिया, अदरवाइज सिंगल एंट्री बोल के कोई सिस्टम नहीं होता ना। हम लोग भी चलो सिंगल एंट्री नाम देते हैं, बट समझेंगे नहीं कि सिंगल एंट्री है। बस ये समझना कि डबल एंट्री नहीं है, और वो भी डबल एंट्री फुल्ली नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शन का तो डबल एंट्री मेरे भाई साहब भी कंप्लीट किए थे ना। नाउ आई एम कंक्लूडिंग। A person who maintains his record under single entry system maintains a very complex, or rather a hodgepodge system of no entry, double entry and single entry. माने कि नहीं माने? कुछ transactions are not at all recorded, so no entry. Some transactions are covered by only one aspect, either debit or credit, so it's one entry, single entry. And some transactions are fully complete, so that's double entry. और यहां पे देखो बेटा, ज्यादा प्रॉब्लम है। तुमको अगर ये मालूम हो ना कि दोनों एस्पेक्ट कवर्ड है, डबल एंट्री सिस्टम। एक कवर्ड एक अनकवर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम। कुछ नहीं किया, चलो जाके हम प्लेन से हम ही लिख देते हैं, जाके पूरा कोरा कागज है, लेट मी गो एंड राइट। यहां तो अजीब सा सिस्टम है। सम आर हाफ कवर्ड, सम आर अनकवर्ड, सम आर फुल्ली कवर्ड। एंड उस चैप्टर से हम बच्चों को, या उस सिस्टम से हम बच्चों को जो फाइनल अकाउंट्स या P&L बैलेंस शीट बनाना है, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। यू गॉट द पॉइंट? सेकेंड डिस्कशन, सर कैसे मूव करना है, क्वेश्चन कैसा रहेगा? बस क्वेश्चन जैसा भी रहे, ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा। बाकी कुछ भी रह सकता है, कैसा भी दे सकता है। बिकॉज मैं अपने भाई के बारे में बताया, वो ऐसा करता है।
कोई दूसरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखने वाला लोग कैसा भी रख सकता है ना, वो हो सकता है डेटर लेजर क्रेडिटर लेजर भी ना रखे, कैश बुक रखे, बाकी सारा डिटेल स्लिप्स ऑफ पेपर्स में रखे. So you don't know how far one can be incomplete. You know how far one can be complete. He has to be 100% complete. But incomplete में he may be 90% complete, 10% incomplete, 70 complete, 30% incomplete, 40 complete, 60% incomplete, कुछ भी हो सकता है. तो क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्डाइजेशन, क्वेश्चंस आर वेरी स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा. कोई क्वेश्चन में तुमको कुछ मिलेगा, किसी में कुछ और मिलेगा, किसी में कुछ और, पर एक चीज श्योर, ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा. दैट इज फॉर श्योर. सर करना क्या है? P&L और बैलेंस शीट बनाना है. सर प्रोसेस क्या है मैं बताऊंगा. गॉट द फीलिंग कि क्या पढ़ने वाले हो? क्लियर है? लिखो कॉपी में. हाँ बेटा, हाँ कर. रेडी? 1 नंबर पॉइंट करके लिखो. 5 स्टेप्स मॉडल. 5 देखिए कहां भी जगह मिले बैठ जाइए. क्या लिखो बच्चों? इसको अंडरलाइन कर दो. अब डैश करके लिखो वी हैव टू follow the steps as written below. ए नंबर में लिखो प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट. मान लीजिए आपको रिकॉर्ड्स दिया गया ईयर, आप अभी कब एग्जाम दोगे? 20 नवंबर. 20 नवंबर, ठीक बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, बाप रे, मैंने बोला 20 नवंबर, बोलता नहीं नवंबर 2020. ऐसा मत कर मेरे भाई, मेरी क्लास में इतना सा बेनिफिट और डाउट मेरे को दीजिएगा. मैं करीब 48 साल का, ठीक है, उम्र थोड़ा हो गया. नवंबर 20 बोला, तुमको समझ में आया तो आगे चलने का, उसमें झूठ मूठ का खोंचा लगाने का प्लीज मतलब नहीं. हाँ, ऐसे आप थोड़े दिन में मेरे से बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे. आप खुद ही नहीं लगाएंगे, आपको दया आने लग जाएगी मेरे ऊपर. आपको लगेगा नहीं यार इतना तो दे यार इस आदमी को बेनिफिट ऑफ डाउट, आदमी ठीक ठाक है. तो ना आप नहीं करेंगे ऐसा, बट प्लीज पहला दूसरा क्लास में भी ना करो मेरे भाई. सुन, नवंबर 20 में आप जब पेपर लिखोगे ना, नवंबर 20 में, तो आपके 1920 के सम्स आएंगे. मतलब ऐसे एंटरप्राइजेस के सम आएंगे जिसने 1/4/19 को अपना साल चालू किया और 31 मार्च 20 को उसका ईयर एंडिंग हुआ. तो ये जो मई में पेपर लिखने वाले लोग और नवंबर में जो पेपर लिखना माने एग्जाम लिखना, तो मई और नवंबर में जो पेपर लिखने वाले लोग होते हैं ना, उनके 1920 ईयर के सम्स आते हैं. तो मैं एग्जाम्पल में हमेशा 1920 लेऊंगा. साल 19 में स्टार्ट होगा, अप्रैल 19 में और मार्च 20 में खत्म होगा. ओके ना, लिसन. आप जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे ना, आपको डेटा मिलेंगे. आप डेटा को अरेंज करना. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लायक डेटा मिलेंगे. आखिरी 1 2 3 कोई ना कोई डेटा मिसिंग रहेगा. 90% चांस है
एक डेटा मिसिंग रहेगा, 10 बोलने दो, 10% चांस है 2-3 डेटा भी मिसिंग रह सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट वो लोग बना के दे दिया, पूरा रेडीमेड, आपको वो स्टेप फॉलो ही नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला ना फॉलो 5 स्टेप्स मॉडल, एक स्टेप आपको करना ही नहीं है, आपको 4 स्टेप में काम करना है। जैसे ही 4 स्टेप में काम करना होगा, पेपर का मार्क्स का जो क्वेश्चन मार्क्स का जो है ना अलॉटमेंट, वो 20 से 16 हो जाएगा। अगर 2 स्टेप नहीं करना होगा तो 16 मार्क की जगह वो 12 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। वो 20 मार्क, 16 मार्क, 12 मार्क, 10 मार्क्स कैसा भी क्वेश्चन बना के दे सकता है। सब डिपेंड करेगा कि आपको 5 स्टेप्स मॉडल में कितने स्टेप्स कंडक्ट करने पड़े या हैं। क्लियर? तो आप क्वेश्चन, मैंने बोला क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। 20 मार्क का क्वेश्चन बड़ा, 5 स्टेप करने पड़ेंगे तुम्हें, 16 का थोड़ा छोटा, 12 का और छोटा। समझ में आ गया मेरा बात? लिखो। अच्छा हाँ, मैं बोल रहा था ओपनिंग बैलेंस शीट जब आप बनाओगे ना, कई बार लायबिलिटी साइड शॉर्ट रहेगा, असेट साइड पूरा है 12 करोड़ रुपया, लायबिलिटी साइड शॉर्ट है 11 करोड़ 10 लाख रुपया। बोलने दीजिए। नाउ देयर इज 9 आउट ऑफ 10 चांस कि लायबिलिटी साइड में कैपिटल का अमाउंट या अकाउंट मिसिंग रहेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कैपिटल दे दे, क्रेडिटर मिसिंग छोड़ दे, हो सकता है कैपिटल और क्रेडिटर दोनों मिसिंग छोड़ दे। तो सर अगर कैपिटल और क्रेडिटर दोनों मिसिंग छोड़ दिया तो बैलेंसिंग फिगर कैसे लिखेंगे? मत लिखो, थोड़ा होल्ड कर लो। 5 स्टेप फॉलो करना है, ऐसा थोड़ी लिखा है कि पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा स्टेप लेना है। नहीं समझे? हो सकता है तीसरा स्टेप में तुमको क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस मिल जाए और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस ढूंढ करके क्रेडिटर के सामने लिख करके कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर हम निकाल लें। पॉसिबल है कि नहीं है? तो दिमाग में एकदम ओपन दिमाग लेकर के, ओपन माइंड लेकर के सम सॉल्व करना है कि कहीं से कुछ भी मिसिंग फिगर मिलेगा, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। ये डबल एंट्री नहीं है जहां ट्रायल बैलेंस में पूरा परोस के खाना दिया हुआ है, चलो खा लेते हैं। नो, यहां कुकिंग करना है, हर डेटा पता करना है, और हर डेटा पता करने के लिए 5 स्टेप्स मॉडल है। क्लियर? लिखो। क्या लिखा? प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। बी में लिखो प्रिपेयर a double column cash book। अब देखिए, मैंने आपको बोला प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक आपने बनाया होगा जरूर अपने पास्ट टेंस में। अब डबल कॉलम कैश बुक बनाना इज अ रिक्वायरमेंट, दैट इज योर सेकेंड स्टेप। लेकिन मान लो हम आपको डेटा ऐसा दिए कि आप सिंगल कॉलम कैश बुक ही बना पाओगे। सर मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक आप कब बना, रुकिएगा पूरा सुनिएगा अच्छे से। हाँ, सिंगल कॉलम कैश बुक आप कब बनाते हो? जब बैंक अकाउंट, उस आदमी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं रहता, मतलब वो चेक फाड़ना जानता ही नहीं, उसको चेक देखा ही नहीं लाइफ में वो बंदा। बोलो हाँ। तो वो बंदे का आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो ना। अब यहां पे हम आपको ऐसा कचरा क्वेश्चन देंगे, और हो सकता है पहला ही क्वेश्चन वैसा वाला हो, उसके पास कैश अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी है, चेक भी फाड़ता है, वो आपको डिटेल नहीं दे रहा है। तो सर हम कैसे बनाएंगे? नहीं बनाना, सिंगल कॉलम बनाओ। सर आप तो बोले डबल कॉलम, तो पूरा लेक्चर कंप्लीट कहां हुआ है? डबल कॉलम कैश बुक हम बनाएंगे, लेकिन अगर डेटा मेरे पास डिवाइड करके कैश और चेक का नहीं दिया है तो हम सिंगल कॉलम कैश बुक से मैनेज करेंगे। सर सिंगल कॉलम कैश बुक विल बी रॉन्ग। नो, इट विल नॉट बी रॉन्ग। सर पीएल बैलेंस शीट विल बी रॉन्ग। नो, इट विल नॉट बी रॉन्ग। वो रॉन्ग नहीं है, उसी का तो कोशिश तुमको करना है, उसी के लिए तुमको बिठाया है। तो सर कैसे रॉन्ग नहीं होगा? इधर देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100-200, ये क्या है समझते हो ना? क्या ये डबल कॉलम है ना? आपको 300 लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा? राइट है कि नहीं? हमको बता, टोटल 300 बेचारा ठीक लिखा है कि नहीं? 2 डेटर्स 400-900
डेटर ने कैश पेमेंट 400 किया, 900 चेक से पेमेंट किया। अगला आपको बोलेगा रिसीट फ्रॉम डेटर्स। चेक और कैश का बाइफर्केशन नहीं है ना बच्चों, पूरा तो दे ही रहा है वो। इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट बट स्टिल इनकम्प्लीट। यू गॉट द पॉइंट। तो अब वहां लड़ाई मत कर लेना, हम तो बना के रहेंगे डबल कॉलम। बना ले, अगले टर्म में फिर बनाना होगा। तो जिद्दी करोगे इस चैप्टर में तो नहीं चलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ मस्ट। आपको तैयार होना है कि हाँ मेरा काम गिवन सर्कमस्टांस में अपने आप को बाहर निकाल के लेके जाना है। 3 विकेट गिर गया 13 रन पे, नहीं समझे? क्रिकेट सर, क्रिकेट तो सभी देखता होगा। 3 विकेट 13 रन पे गिर गया है, विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, चौथा ओवर चल रहा है। क्या आपको लगता है उसी बॉल से मारेगा वो? अभी स्टेडी करेगा ना इनिंग को 20-25 ओवर तक। तो आपका वो काम है, सिचुएशन देखिए, उसके हिसाब से बैटिंग कीजिए। गॉट इट? अब सुनिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक हम बनाएं, पर अगर डेटा सिंगल कॉलम कैश बुक का है तो हम सिंगल कॉलम बनाएंगे। वो वाला सिंगल कॉलम कैश बुक तो सब जानते हैं जहां पे सिर्फ कैश अकाउंट बनता है और उस आदमी के पास बैंक अकाउंट होता ही नहीं है। पर यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं है। तो हम मिला के एक सिंगल अकाउंट बना देंगे जिसको हम कैश एंड बैंक अकाउंट बोल देंगे। गॉट इट? नीचे लिखो नंबर सी। Prepare some SOME ledger accounts like debtors account, creditors account, bills receivable account, bills payable account, फुल स्टॉप करना और आगे लिखना। अच्छा एक मिनट, अभी 1 मिनट, फुल स्टॉप मत करो। टू फाइंड मिसिंग फिगर्स, टू फाइंड मिसिंग फिगर्स। क्या सर, ट्रायल बैलेंस जब भी देखा अपना लाइफ में आप लोग, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स का बैलेंस होता है। एक ट्रायल बैलेंस आपने देखा तो होगा, ट्रायल बैलेंस भर्ती डेटर्स होता है। हम ट्रायल बैलेंस नहीं दिए, मेरा क्वेश्चन पेपर में ट्रायल बैलेंस नहीं है। तुमको डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए? क्यों चाहिए? सर बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि अपना टारगेट है P&L और बैलेंस शीट बनाना, तो हमको क्लोजिंग डेटर चाहिए। तो क्लोजिंग डेटर निकालो। सर कैसे निकालेंगे? ट्रायल नहीं है, डेटर्स का अकाउंट बनाओ, क्लोजिंग डेटर निकालो। क्रेडिटर का अकाउंट बनाओ, क्लोजिंग क्रेडिटर निकालो। बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ, कैश कलेक्शन बाय मैच्योरिटी ऑफ बिल्स रिसीवेबल निकालो। सर मतलब फिर से बोलो तो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, आप इधर देखिए, आप जानते हो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट? ग्रेट, इधर देखो, क्लियर? हेलो हेलो, क्लियर है ना? बोला कीजिए। हो सकता है ना? हम आपको ऐसा डेटा दे तो सकते हैं ना, मेरे ऊपर हम कैसा भी डेटा दें। 2 ठो लेजर बनेगा, उसमें से बैलेंस कैरेट डाउन निकलेगा, 2 लेजर में बाई कैश 2 कैश निकलेगा, कोई एक लेजर बनाओगे ओपनिंग बैलेंस निकलेगा। किससे क्या निकलेगा वो क्वेश्चन बताएगा, बिकॉज क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। क्वेश्चंस विल बी ऑफ ग्रेट स्टैंडर्ड बट देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। हर बार तुमको टीम देख के बैटिंग करना है, सामने वाला कैसा टीम है वैसे हम बैटिंग करेंगे। हर क्वेश्चन में 5 स्टेप्स मॉडल इज कंप्लीट, वो आपको करना ही करना है।
अब उसमें किस तरह का इंफॉर्मेशन रहेगा, हम किस तरह से अपना कंडक्ट करेंगे काम, वो एवरी सम में आपको डिफरेंटली करना पड़ेगा। इसके लिए आप अगर जागे हुए रह गए तो सम बन जाएगा, सो जाएंगे तो नहीं बनेगा। तो जागे हुए हम लोग रहेंगे और क्या, लिखो अदर लेजर अकाउंट्स, सेम पॉइंट other ledger accounts will be prepared if necessary. D, लिखो prepare a trading and profit and loss account. ये अपना जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसका एक पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन आपको हमेशा बोलेगा प्रिपेयर ए P&L अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर का। तो आपका चौथा स्टेप P&L और बैलेंस शीट, क्या नाम, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाने का है। ट्रेडिंग से क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, PL से हम लोग सिंगल एंट्री वाले क्वेश्चन पेपर में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो तुमको अगर दे दें और तुमसे परचेज का मिसिंग फिगर निकलवा लें तो पॉसिबल है ना। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखना है। ये जिद्दी नहीं चलेगा कि ट्रेडिंग से तो भैया सर ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलता, आज तक कुछ भी निकल सकता भाई। हम तुमको जीपी अगर दे दिए, तुमसे ओपनिंग स्टॉक भी तो मांग सकते हैं हम, और तुम रेडी रहो, तेरा क्या जाता है। तुमको जीपी का तो पेन तो इंक तो उतना ही लगेगा जीपी लिखने का, ओपनिंग स्टॉक का इंक भी उतना ही लगेगा। बस तुम जीपी 5वां फिगर लिखता था, यहां जीपी पहला फिगर लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक 5वां फिगर लिखेंगे। गेट फ्लेक्सिबल, इतना सा हो जाएगा। लिखो प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये टैली करेगा अपने आप, यहां से कोई मिसिंग फिगर नहीं निकलेगा। बाकी किसी भी लेजर से कोई भी मिसिंग फिगर निकलेगा, हम लोग रेडी रहेंगे उसको ग्रैब करने के लिए। ओके, नीचे एक तो स्टार लगा के लिखो या पॉइंट नंबर 2 लिखो। एक सेकेंड, एक रिक्वेस्ट करता हूं, टू काट दो वहां पे, 2 थोड़ा देर बाद में लिखेंगे। एक तो स्टार लगा के लिखो, 1 के अंदर ही रहने दो उसको। हाँ, लिखो वी में गेट मिसिंग इंफॉर्मेशन we may get missing information in any of 1 to 4 steps। A to D लिखो, तुम लोग ABCD लिखे हो ना। in any of A-D steps, पहले 4 स्टेप में से कहीं से भी कुछ भी मिसिंग फिगर निकल सकता है। ओके, और कोई गारंटी नहीं कि यही मिसिंग फिगर होगा, कोई भी मिसिंग फिगर हो सकता है। अपन को रेडी रहना है। कैसे, मैं सिखाता जाऊंगा अगले 6 दिन में। 6 से 7 क्लास लगेगा इस चैप्टर में, तो आपको अगले 6 दिन में आप रेडी हो जाएंगे। और 2 काम करना है। पहला सम 1.5 घंटे में बनेगा, धीरे धीरे उसको टाइम कट करके 45 मिनट्स तक लेके जाना है, तब एग्जाम में 35 to 40 मिनट्स में बनेगा। अगर हम एक 20 मार्क्स का सम 35 to 40 मिनट्स में बना लेते हैं, आवर टारगेट इज वेल अचीव्ड। तो वो भी आपको स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना धीरे धीरे पड़ेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि पहला दिन से ही हम एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे बोइंग के जैसा, बट फिर भी आपको स्पीड बढ़ाना होगा। ओके, लिखो
उसी पॉइंट में लिखना फुल स्टॉप करके, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट will tally automatically. कॉपी में लिखो पॉइंट नंबर 2। क्या फॉर्मूला है जी? जीपी रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। एक बच्चे ने अभी बोला नेट सेल्स, तो आई जस्ट वांट टू नो कि नेट सेल का मीनिंग क्या है। हो सकता है हम लोग उसी को ही नेट सेल बोल रहे हैं जिसको आप से, मतलब हम जिसको सेल बोल रहे हैं। हाँ ये वही है, ये सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न ही है। जो माल कमाए हैं ना जीपी, माल बेच के जो सेल रिटर्न हो गया वो तो सेल ही नहीं हुआ ना अल्टीमेटली, तो वो नेट सेल ही है। तो आपको नेट लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब फाइनल सेल लिखते हो ना, वो नेट सेल ही मीन करता है। बट आप अगर मेरे को नेट सेल बोलते हो ना, तो आप एक बार क्लियर कर लेना कि तुम किसको नेट सेल बोल रहे हो, तो कोई मिसकम्युनिकेशन ना रहे। ओके चलो लिखो। ये फॉर्मूला क्लियर है सबके दिमाग में? ओके एक मिनट रुकना। ये निकालना आता है? हाँ कैसे? वन सेक कैसे करते हो ये? माने 1/5 इज 1/4। हाँ 5 - 1 = 4। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास? गुड। रुकिए बाकी सारे बच्चे लोग जरा देखिएगा, क्योंकि मैंने अपने पास्ट में ये ट्रेंड देखा है कि बच्चे जो क्लास में आते हैं सीए फाउंडेशन पास करके, वो 1/5 का 1/4 कर लेते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? If a company is earning GP, it's not a loss. If it's earning GP, that means selling price is more than the cost. Yes बोलो। And if the selling price is more than the cost, तो कॉस्ट छोटा है, हाथ देखिएगा, कॉस्ट छोटा है, सेल बड़ा है, जीपी तो एनीवे सेम है। जीपी तो वही है 1 रुपया, कॉस्ट 4 रुपया का है, 5 रुपया में बेचते हैं। तो इसका कहानी ऐसा है बेटा कि अगर आपको किसी ने बोला जीपी इज 20%, तो 20% का मतलब 20%, सेंट 100 को बोलते हैं, तो 20% इज 20%। अब इसमें आप देखो जीपी ऑन सेल्स, कौन जीपी है कौन सेल है? सिंपल वर्ड, एकदम वर्ड बाय वर्ड जाओ। जीपी ऑन सेल्स, जीपी 20 है, सेल 100 है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई माई सेलिंग प्राइस इज 100, माई जीपी इज 20, तो नेचुरली माई कॉस्ट इज 80। सो इफ आई आस्क यू कि मुन्ना मेरे को जीपी ऑन कॉस्ट बता, तो ऊपर में जीपी लिख दे, नीचे में कॉस्ट लिख दे। तो यही तो है सेलिंग प्राइस, जीपी और कॉस्ट। तो ऊपर में जीपी लिख दो, नीचे में कॉस्ट लिख दो, एंड द आंसर इज 1/4। डन है? अगर हम आपको लिखें और इसको आपको लिखना है, जीपी ऑन सेल इज 18%, आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं? आप मेरे को जीपी ऑन कॉस्ट बताओ, परसेंटेज में बताने की जरूरत नहीं है। समथिंग बाय समथिंग भी बोल दोगे ना तो चलेगा। आप बताइए जीपी ऑन कॉस्ट इज 18,
बाई 82। अब प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चों को 1/5 का 1/4 तो करना आता है, पर 18% को 18/82 नहीं करना जानते हैं। बोला 1/4 दीजिए, हम 1/3 कर देंगे, 1/3 दीजिए, 1/4 कर देंगे। 18% देने से प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? दैट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अगर किसी को भी यहां पे हेल्प हुआ तो इट्स फाइन, अगर रिवीजन हुआ तो वेरी फाइन। नीचे लिखो, कॉपी में कुछ भी नहीं लिखे अभी तक, ये फॉर्मूला पहले लिखो, लिख लिए, ये एग्जाम्पल लिखो। हाँ जी, बंद कराना है, ठंडा लग रहा है, ओके करते। हाँ जी, गर्मी लग रहा है ना, रुक जाओ, थोड़ा देर सेटल होने दो। सारा एसी में देख लेता कौन, उधर ठंडा लग रहा है, इधर गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये छोटा सा वर्किंग, ऐसा हम कोई भी आंसर दें हो जाएगा, कुछ भी बोले हो जाएगा, श्योर है आप? लीजिए निकाल के दीजिए, लिखो एग्जाम्पल 2। क्या बोला बेटा? तो वही तो हड़बड़ी है ना, बच्चों को तुरंत जवाब देना है, T20 खेल रहा है। अब की बार आपको जीपी ऑन कॉस्ट 11% दिए हैं और मेरे को जीपी ऑन सेल चाहिए, तो आप कॉस्ट को 100 मान लो, 11% माने कोई तो 100 है, एक जन कोई तो 100 है। अब आप देख लो जीपी ऑन कॉस्ट 11% में 100 कौन है, 11 कौन है? 100 कॉस्ट है और 11 कौन है? जीपी। तो अगर 100 का माल में 100 में माल खरीद के 11 की प्रॉफिट अर्न करके माल बेचते हो, तो वो माल तो 111 में बिकेगा ना। तो जीपी ऑन सेल्स का आंसर कितना आया? 11/111। अगर इसको कभी परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 करके परसेंटेज आ जाएगा, उसके ऊपर अभी आप लड़ाई नहीं करोगे, वो छोटी बात है। नीचे लिखो, कंप्लीट कर पाओगे? ये क्वेश्चन है, मान लीजिए इस तरह का पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन में मिलेगा। सभी चल रहा है, देखो एसी का भी सर्विसिंग कराओ, गर्मी में बर्दाश्त नहीं होगा।
सर अगर खाली ऐसे जीपी रेशियो लिखा हुआ हो तो क्या समझते हो? हाँ, क्योंकि मैंने जब आपको बोला जीपी रेशियो का फॉर्मूला दो तो आपने क्या बोला? जीपी बाई सेल इंटू 100 बोला ना। इसका मतलब जीपी रेशियो बाई डिफॉल्ट मीन्स जीपी ऑन सेल्स। छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए बेटा, 2 मिनट छोड़ दीजिए, वो थोड़ी देर के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। जस्ट बोर्ड पे देखिए, क्या आपका आंसर मैच किया? अच्छा, क्या आप स्पीड से कंफर्टेबल हैं? गुड। हम लोग डायरेक्टली ऐसा क्यों किए? तो सर जीपी रेशियो दिया हुआ और जीपी हमेशा सेल पे होता है। जीपी 20% मीन्स 20% ऑन सेल्स, एंड इफ यू आर हैविंग द फिगर सेल्स ऑन सेल्स माने मल्टीप्लाई तो करेंगे। सेल 4,80,000 है, जीपी 20% है, हमको जीपी लिखना है तो हम 480 का 20% मारेंगे 96,000 मारेंगे। मल्टीप्लाई को मैं बोलता हूं, मल्टीप्लाईज मारेंगे। तो हम 480 का 20% मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा जीपी आएगा, जीपी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब ये हमें सेट करना अपने दिमाग में कि अगला क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग फिगर दिया है। देखिए, हाँ या ना बोलिए। अगले ने क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग फिगर दिया है, जीपी परसेंटेज से निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। यस और नो? कॉपी में लिखो। हाँ बेटा, प्लीज कोई सोल्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा अभी। हाँ, मुझे कुछ बोलना है ऊपर वाले सम को लेकर के, उसका आप आंसर दीजिए, नीचे वाला सम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप मेरे को कुछ बताइए। Say now this is a complete trading account and we are having no missing figure in this. Yes? ये जो जीपी रेशियो है 20% सेल्स पे है, तो इसका जीपी ऑन कॉस्ट बताओ। जीपी ऑन कॉस्ट बताओ। 20/80। यस नो बोलना है। इसका जीपी ऑन कॉस्ट 20/80 है। तो ये जो फिगर है, ये साला किसी का तो 20/80 होगा। ये किसी का तो 20/80 है कि नहीं है? अगर किसी का ये 20/100 है तो किसी का 20/80 है कि नहीं है? बोलिए, ये किसका 20/80 है? कॉस्ट का। सर कॉस्ट क्या है यहां पे? ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। तीनों कॉस्ट है कि नहीं हमको बताइए। ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है। किसका है ये 20/80? ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचे ना उसका कॉस्ट। रिपीट, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड। फिर से मैं बोलता हूं, जो माल बेचे हम लोग उसका कॉस्ट, फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये बताओ, ये 40,000 ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट है, 6 लाख परचेज का कॉस्ट है, 6,40,000 टोटल ओपनिंग स्टॉक और परचेज का कॉस्ट है, 256 हम माल नहीं बेच पाए। 256, मेरा वर्ड्स पे ना ध्यान देना बेटा, हाँ खाली ना आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है सीए इंटर में। ओके सो फटाफट फटाफट करके जो फिगर करके आंसर देते हैं ना, उसको हम पहले बेंच पे खड़ा करा देते हैं कि तुम थोड़ा शांत रहो, बाकी लोगों को समझने दो। 640 माइनस 256 के बारे में कुछ बोलो। क्या चीज है ये? सर ये वो कॉस्ट है या उस माल का कॉस्ट है जो हमने बेच दिया, क्योंकि 640 तो हमने खरीदा, 40 भी हमने खरीदा, 6 लाख भी खरीदा, पर सारा तो बेच नहीं पाए, क्योंकि 256 समझ जाना, 256 माने 2,56,000 आदमी बोल रहा है, उसको आप मैनेज करना प्लीज मेरी क्लास में। 256 तो हम बेच नहीं पाए, 640 हम खरीदे, 256 हम बेच नहीं पाए, तो 344 बेच दिए ना जी, मान जो भी 344 ना, तो 384 लिखूं क्या? 384 ओके। 640 हम खरीदे, 256 हम बेच नहीं पाए, मतलब बाकी तो बेच दिए ना जी, बेचने के लिए तो खरीदे हैं। तो 640 आई बॉट either in this year or in the last year. 256 I could not sell, so I could sell 3,84,000. अब ये 384 कॉस्ट है कि सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट है, कॉस्ट। इधर देखो, हाथ देखो, कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, तो साला ये कैसे सेलिंग प्राइस आएगा? If this is cost, this is cost, this is also cost, so it has to be cost of goods sold. जो माल बेचे उसका कॉस्ट है। सिंपल, 40,000 ओपनिंग स्टॉक था, रिपीट कर रहा हूं, 6 लाख रुपया माल मैंने परचेज किया, 256 का माल हम बेच नहीं पाए, तो 384 का माल हम बेच दिए, और 384 का माल ही तो 480 में बेचे। कनेक्शन देखिएगा, और ये कनेक्शन अगर नहीं सीखे हम लोग क्लास में तो फाइनल में कुछ नहीं कर पाएंगे। इंटर तो फिर भी निकल जाता है 2-3-4 बार कोशिश करके। नहीं, अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है ना बेटा। फाउंडेशन में बढ़िया बेस बना के आए हो, इसको और स्ट्रांग करना है इंटरमीडिएट में। 384 और 480 का डिफरेंस देखो, कनेक्शन समझो। क्या कनेक्शन निकला बोलो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो कोई भी दिन मैं बोलूंगा तुमको मुन्ना, सेल माइनस जीपी इज सीओजीएस, तो आपको एक्सेप्ट करना है। सीओजीएस प्लस जीपी इज सेल, आपको एक्सेप्ट करना है। सेल माइनस सीओजीएस इज जीपी, आपको एक्सेप्ट करना है। चलेगा? अच्छा, जैसे आपको लगेगा ना सर बहुत फास्ट हो रहे हैं आप, हमको थोड़ा बोल दीजिएगा, 2-3 दिन हम स्लो हो जाएंगे, उसके बाद आप ही स्पीड में आ जाएंगे, हमको पीछे छोड़ने लग जाएंगे आप लोग। सर क्या आप मानते हो ये और ये, हाथ देखो, हम ये वो जब भी करें ना दिस दैट, तो हम पेन से कुछ बोलते हैं, तो उस वक्त तुरंत ना बोर्ड देखिएगा, इसमें और इसमें कोई रिलेशनशिप है? यही वाला है 20/80 वाला। आप नहीं बोले थे कि 20/80 भी है जीपी ऑन कॉस्ट, तो उसमें ना जीपी ऑन कॉस्ट में जो कॉस्ट है ना उसका नाम है कॉस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ गुड्स सोल्ड। इस बच्ची ने, जैसे मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला ये किसको कॉस्ट बोल रहे हो, तो बच्ची ने बोला परचेज को। नो, जब मैं यहां पे जीपी ऑन कॉस्ट बोलता हूं तो हियर कॉस्ट मींस, बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितना माल बेचे ना जी उसका कॉस्ट, जितना माल खरीदे उसका नहीं, जितना माल बेचे उसका कॉस्ट। गॉट इट क्लियर? चेक कर लो 20/80 है कि नहीं, कॉन्फिडेंट है आप? तो फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दो।
कितने लोगों ने कर लिया? हाथ उठाइए। नाइस, गुड। एक बार जरा बोर्ड पे आंसर मैच कीजिए मेरा और आपका। सॉल्यूशन सीट में ना बच्चों, जब आप एग्जाम में सॉल्यूशन करोगे मेरे बच्चों, मिनिमम इतना चीज होना चाहिए, मिनिमम। मतलब सीओजीएस कैसे निकला ये आपके वर्किंग नोट में होना चाहिए। और अच्छा, मान लो बहुत टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है, 4 सम बन गया, 5वां सम ये बना रहे हैं और इस सम के लिए अपने पास 1 घंटा 40 मिनट है, बाकी सम अपन 1 घंटा 20 मिनट बना दिए, सारा होगा नहीं। फिर भी फिर आप सीओजीएस का फॉर्मूला भी लिख देना। सीओजीएस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं तो जबरदस्ती का फॉर्मूला राइटिंग को अवॉइड करोगे, बिकॉज टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। कोई इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन सीट में सीओजीएस का फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं रहता है। तो आप ये सब वर्किंग को अवॉइड करना, क्या वर्किंग करने से टाइम बचेगा वो सब सीखते रहना जरूरी है। अब कोई भी दिन आप मेरे को बैठ के बोलोगे सर आइडियल सिचुएशन क्या है, तो मैं तो यही बोलूंगा अच्छे से लाइन टानो, पर्टिकुलर्स लिखो, रुपीज लिखो, डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलो, डेट का कॉलम बनाओ, फोलियो बनाओ। आपको लगता है उससे मार्क्स मिलेगा? 0 मार्क्स एक्स्ट्रा। इतना कर दीजिए, फुल मार्क्स है। मैंने क्या बोला? इतना कर दीजिए, फुल मार्क्स है। प्लीज बोलने दो, प्लीज। लेकिन हम लोग ये बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऊपर कम से कम पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम में नाम जरूर लिखना चाहिए। और अमाउंट जो है वो तो रुपये की, भाई मैंने रुपये का सम बनाया है, डॉलर का नहीं बनाया है, उतना आप प्लीज जरूर लिखिए। मैं अपने टाइम पे जब मैं सीए इंटर सीए फाइनल देने गया, मैं स्केल भी कैरी नहीं करता था। मेरे लिए इस तरह से मैं सम बनाता था। ये बीच वाला लाइन हो गया, ये अमाउंट वाला एक लाइन हो गया, ये अमाउंट वाला दूसरा लाइन हो गया। बट अभी आजकल के बच्चे लोग थोड़े से वो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, सब दम ढंग से कैरी वैरी करते हैं। तो आप कम से कम 2 लाइन टान करके, और बहुत लंबा कहानी मत करो बेटा, टाइम वेस्ट इसमें करना अलाउड नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज की। ओके, लिखो। अच्छा, ये हुआ तो बच्चों को मैनेज कर पाए तो बच्चे, चल आगे लिखो। अच्छा, ऐसे क्यों जाना पड़ा? माने वाई डिड वी डू इट लाइक दिस? यहां तो ऐसे नहीं किए थे। हाँ सर, जैसा मिसिंग फिगर रहेगा वैसा मेरा स्टेप रहेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा ये आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा। हमको क्या करना है ये अकॉर्डिंगली डिसाइडेड होगा। डन? नीचे लिखो। नहीं, 3 मत लिखो, एक और एग्जांपल लिखो।
ये क्या लिखा हुआ है? सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अगर मैं आपको बोलूंगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को हाँ ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना है। मतलब इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज कंसीडर्ड टू बी ए डायरेक्ट एक्सपेंस, यस और नो? तो आपको इसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखना। और सुनो, COGS जब निकालोगे तो 1 + 2 1 2 3 4 -5, जवाब दीजिए। क्या 1 2 3 4 -5? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इसको तो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोलते थे क्या आप लोग? या कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड वो भी तो ट्रेडिंग का हिस्सा होता है ना। तो ये आपको केयरफुली करना है। इसका आंसर निकाल के दो। बच्चों, बोर्ड पे आंसर है। जब आप लोग सॉल्व कर रहे थे तो काफी मरमरिंग हो रही थी। मतलब कोई चीज आपको अजीब सा लगा जब आप सॉल्व किए तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन स्पीक कंफर्टेबली। अजीब सा क्या लगा? साला जीपी और COGS सेम आ गया, तो तेरा क्या जाता है? आई मीन हाउ डज इट अफेक्ट यू? तुमको तो अच्छा लगना चाहिए। अच्छा तो और लगे जब साला COGS से भी बड़ा जीपी आ जाए। अपन अगर 1 रुपए का माल को 100 रुपए में बेच दे, तकलीफ है कि खुशी है? हाँ, तो खुश हो ना यार बाप। बोला 480 का ही कॉस्ट था, 480 का ही प्रॉफिट आ गया। अरे तो एप्पल को जाके पूछो, एप्पल मोबाइल फोन, उसको पूछो 480 का कॉस्ट है, 480 का जीपी है क्या? वो बोलेगा नहीं, 480 का कॉस्ट है, 15 लाख का जीपी है। 480 के 15 लाख, 3000 में माल बनाते, 30,000 में बेचते हैं। बाकी मार्केटिंग कॉस्ट है, बाकी नीचे आता है PL में। हम लोग का जीपी पूछोगे, 500 रुपए का कॉस्ट है, 17,000 रुपए लेते हैं। नहीं समझे अभी भी? 500 का 1500 पकड़ लो, सब मिला जुला करके। आजकल थोड़ा बुक अच्छा से प्रिंट होने लग गया, थोड़ा सा AC वेसी का ज्यादा खर्चा लगने लग गया, 1500 पकड़ लो। तो जीपी कोई रेशियो होगा?
2-3 हज़ार% होगा। मुकेश अंबानी को शर्म आ जाएगा। आप भी तो समझते ही होंगे, सर्विस का ही तो पैसा है ना जी, माल का थोड़ी पैसा है। बोलिए हाँ, और आप तो पैसा दिए हैं सर, आपसे ज्यादा कौन जानेगा। नाउ एक बार हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो क्या स्टूडेंट लोग 50/50 पकड़ पाया? ये उसी फंडा से पकड़ाया कि भाई जीपी रेशियो 50% है, तो कोई तो 100 है, कोई तो 50 है। तो जीपी रेशियो में जीपी ऑन सेल होता है, तो इसमें सेल है 100 और जीपी है 50। इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर सेल 100 और जीपी 50 है तो कॉस्ट डेफिनेटली 50 है। अब जीपी ऑन कॉस्ट आ गया 50/50। 50/50 को आप 100% बोलते ही हो। एनीथिंग अगर सेम बाई सेम होता तो परसेंटेज में 100% है वो। तो अपना जीपी ऑन कॉस्ट इज 100% या 50/50। तो आप 50/50 लिख के भी चला सकते हो, 100% लिख के भी चला सकते हो। अब जैसे ही अपना COGS 4,80,000 आया, ये तो सबका आया होगा। 100% जब मारे तो जीपी 4,80,000 आ गया। तो 4,80,000 का जीपी सेल 9,60,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। आप चेक कर सकते हो 9,60,000 4,80,000 50% है कि नहीं है। सो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आर वी डन? श्योर? नीचे लिखो। नहीं, नंबर 3 2 मिनट के बाद, बस थोड़ा देर और टाइम दो मेरे को। हाँ जी, बंद करवा दिया तो नहीं हुआ और तेज हो गया, ऐसा कैसे? इतना भी ऑटोमेटेड नहीं है। वो वाला एसी बंद कर दो। हाँ, वो डाइकिन वाला। रुकिए, ये लिखना नहीं है, ये हमको प्रूव करके दीजिए। कॉपी थोड़ा ऊपर ना, ये लो। नहीं होगा ना, बिलीव आया ना मन में। तो कोई तुमको बोले मेरा जीपी ना 100% है, तुम बोलना ठीक है बेटा, मेंटल इलाज चाहिए तेरे को। वो बोले हाँ मैं तो जीपी ऑन कॉस्ट बोल रहा था, बोला वो तो मेरा भी है। नहीं समझे अभी भी? जीपी ऑन सेल 100% नहीं हो सकता। बिकॉज जीपी ऑन सेल 100% का मतलब समझो कि 50 रुपया में बेचे और 50 ही कमा लिए, तो चोरी करके लाए थे क्या माल? क्लियर है? तो 50 रुपया में बेच करके 50 रुपया का प्रॉफिट कैसे हो सकता है यार? आपको कुछ तो खर्चा किए होगे, बनाए तो होगे, खरीदे तो होगे, कुछ तो लगा होगा। सो जीपी ऑन सेल 100% नहीं हो सकता। और जीपी ऑन कॉस्ट 5,000% तो मेरा ही है। सी ना, 1,500 रुपया पढ़ाने में लगता है। माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अरे हंसते, अच्छा हंसता क्या है इसमें? वाई डू यू लाफ एट ईच सेंटेंस? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? हाँ तो ठीक है ना, कॉस्ट की जगह सर्विस लिख दे, जीपी ऑन सर्विसेज सोल्ड। कॉस्ट की जगह सर्विस ही तो चेंज होगा, और क्या? तुम रुक नहीं इधर। 1,500 रुपया अगर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और अगर 8,500 में बेचता हूं तो 7,000 रुपया का जीपी है कि नहीं? मार के देख जीपी ऑन कॉस्ट 7,000 बाई 1,500। ये भी ये ओवर स्टेटमेंट है, सो ये अंडर स्टेटमेंट होगा। नहीं समझे ना मैं क्या बोला? मैं बोला ये 1,500 ओवर स्टेटमेंट है। हाँ ये मैं ज्यादा बता रहा हूं, लगता कम है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा छोटा निकलेगा जबकि अर्निंग ज्यादा है। आंसर देखिए कितना है परसेंटेज में, 7,000 बाई 1500 इंटू 100, 467%। इट कैन बी एनीथिंग। जीपी ऑन कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, पर जीपी ऑन सेल 100% से ज्यादा पागल लोगों का होता है, 100 भी पागल लोगों का होता है। चलेगा? ये लाइन लिखने की जरूरत है कि बिना लिखे चल सकता है? लिख लेते हैं, लिख लो। कंप्लीट हो गया। एक ना छोटा सा 5 मिनट का रेस्ट टाइम है। आज हम लोग इसके 10 मिनट का, ओके, तो 10 मिनट का एक रेस्ट टाइम है आज ना। इसके बाद मैं थोड़ा सा देर और पढ़ाऊंगा, उसके बाद विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दी आईडी कार्ड्स एंड बुक ऑल्सो। तो आईडी कार्ड, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं ना बेटा, तो आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में और बुक मिलने में ना 1 घंटा कम से कम चला जाएगा। तो बच्चों को वहां नहीं जाना पड़े और बुक कलेक्शन के लिए बार बार, तो हम लोग यहीं पे सिस्टम बना के रखें कि एक क्लास भले 1 घंटे की कम हो जाए, पर बच्चों को यहीं पे कंफर्टेबली बुक मिल जाए, बार बार वहां जाने का प्रॉब्लम ना हो। तो सब चला दिए हैं। हाँ, उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग चाहिए। वो बेचारा इतना दिन तक इतना सारा बच्चा नहीं देखा ना, तो ठंडा कर नहीं पा रहा है वो। तो आप लोग नेक्स्ट डे ले लीजिएगा ना। नेक्स्ट डे जब आएंगे ना, तो मैं आपका बुक और आप लोगों का कार्ड वहीं पे रख दूंगा। बेटर होगा आप लोग कितना बजे जाना होगा आप लोगों को? तो अभी आप निकल जाइए, बेटर रहेगा। हाँ, सुनिए, सेंट जेवियर्स की जो बच्चियां हैं, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। वो लोग अभी निकल जाइए और आप लोगों का आइडेंटिटी कार्ड और बुक जो है नेक्स्ट डे आप यहां पे आकर के बिगिनिंग में जब आप घुसे तब ले लीजिएगा। हाँ हाँ, वो स्टाफ से बात कर लीजिए। कहाँ होता है मेरे को भी नहीं मालूम, स्टाफ से बात कर लीजिए। हेलो, कॉपी में पॉइंट नंबर 3 लिखो। कल की क्लास से सम बनने स्टार्ट होंगे। अभी जो 3 पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, अभी 1 2 3 हम लोग जो किए हैं, इसके बेस पे पहले सम्स बनेंगे। पैराग्राफ ऐड होते जाएंगे, सम आगे आगे बनते जाएंगे। मार के ले गया और मांग के ले गया में क्या फर्क है? पैसा मार के ले गया, इट्स अ लॉस। नहीं, अकाउंट्स के स्टूडेंट माना बोला चोरी हो गया,
अरे अकाउंट्स का लैंग्वेज में बात कीजिए। बोला पैसा मार के ले गया माने चोरी हो गया। बोला ये तो मालूम ही नहीं सुदर्शन अग्रवाल को। मार के ले गया इज ए लॉस, मांग के ले गया इज एन असेट। क्लियर है? मार के ले गया लौटाएगा नहीं, मांग के ले गया लौटाएगा। ठीक है? सो जब अपन बोलेंगे कैश डिफल्केशन तो सिंपल सा वर्ड है कि अपना पैसा चोरी हो गया, गिर गया, किसी तरीके से अपने को लॉस हो गया। तो आप इसका जर्नल एंट्री क्या करोगे? एक तो लॉस का कोई अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज अपन बोलते हैं ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक तो लॉस का कोई अकाउंट डेबिट होगा, नाम अपन को उसका वो करना होगा कि क्या नाम दें। और कैश का आउटफ्लो हुआ है माने कैश कम हो गया है तो टू कैश तो होगा ही। सो ऑलमोस्ट लाइक ए सैलरी पेमेंट, सैलरी टू कैश। बस सैलरी में सामने वाला आदमी तुमको कुछ फायदा पहुंचाता है, कैश डिफल्केशन में सामने वाला आदमी तुमको कोई फायदा नहीं पहुंचाता, सीधा तुम्हारा लॉस होता है। द जर्नल एंट्रीज कहां जाएगा? ये जर्नल लिख लिया ना बेटा, ये कहां जाएगा? पीएल में। सेकेंड जर्नल लिख लो, पी एंड एल टू डिफल्केशन। जो भी मैंने बोला आप कन्विंस्ड हैं इससे? आपको कॉन्फिडेंट हैं? गुड। अब मेरे को एक बात बताओ, इफ आई राइट दिस एंड आई राइट दिस एंड आई इंफॉर्म यू दैट आई एम कवर्ड बाय इंश्योरेंस, कैन यू अंडरस्टैंड? 1000 रुपए का मेरा कैश चोरी हुआ पर मेरा इंश्योरेंस लिया हुआ था, और इंश्योरेंस क्योंकि छोटा लिया हुआ था, छोटा कम अमाउंट का, तो मेरे को क्लेम भी कम अमाउंट का मिलेगा, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया या मेरे को बतलाया। बोला सुदर्शन जी आपका लॉस तो 1000 हुआ पर आपकी पॉलिसी 200 रुपए की थी। पॉलिसी 200 रुपए की थी बोलने से समझ में आता है? माने यू वेयर इंश्योर्ड अप टू 200 रुपीज ओनली, सो वी विल गिव यू अ क्लेम ऑफ 200 रुपीज। तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया इंश्योरेंस कंपनी ने, जैसे ही मेरा चोरी हुआ मैंने इंश्योरेंस कंपनी के सामने में लॉन्च कर दिया क्लेम। वेबसाइट पे वो लोग लॉजिंग का फैसिलिटी देते हैं, मैं वेबसाइट पे जाके डाल दिया, उन्होंने वेरिफिकेशन कर लिया जैसे भी उनको करना चाहिए। 4 दिन के बाद उनका रिप्लाई आ गया, योर क्लेम अप्रूव्ड 200 रुपीज, वी विल सेंड यू चेक लेटर ऑन। मैंने लॉस 800 रुपया डाला, एम आई करेक्ट? तो 200 रुपया का एंट्री क्या होगा? थिंक। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 1 मिनट। दिस गर्ल विल से, क्या नाम बेटा आपका? हाँ, बैठ के। अच्छा सुनिए ना, क्लास में मैं कभी भी किसी भी बच्चे को बोलूंगा तुम आंसर दे तुम आंसर दे, आप लोग ना खड़े खड़े मत होइएगा, बैठ के जवाब दीजिए। इतना छोटा सा जगह है, उसमें खड़ा होना बैठने में जरा प्रेशर हो जाएगा, तो आराम से बैठे बैठे जवाब दीजिए। रुकिए, बच्ची कुछ बोल रही, बोलिए बेटा। कैश उन्होंने मेरे को अभी दिया नहीं है, उन्होंने बोला वी विल सेंड द मनी सून, रुपया दिया नहीं है। तो कैश टू डिफल्केशन वर्ड मैं लिख नहीं सकूंगा बिकॉज कैश, रुकिए तो बोलने दीजिए उसको, कमजोर थोड़ी होगी तो फाउंडेशन पास करके आई है, अलाउ हर टू स्पीक। कैश टू डिफल्केशन बोली मतलब बहुत करेक्ट बोल चुकी है, थोड़ा सा खाली वो फाइन ट्यूनिंग करना है, सो इट्स फाइन, इतना क्या एक्साइटमेंट है। टू डिफल्केशन आप एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, 200 रुपया। यहां पे बाई कैश लिखना रॉन्ग क्यों है, उसी बच्ची को सोचने दीजिए। हाँ, तो फिर एक असेट खड़ा कीजिए, कैश भी एक असेट ही तो है, तो कैश अगर नहीं खड़ा कर सकते तो कोई और असेट खड़ा कीजिए। लेट देयर बी ए नेम कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट। डोंट राइट इट नाउ, डोंट राइट इट नाउ। नया एग्जांपल दूंगा, बदल के फिगर्स रहेंगे, आप उसके बाद लिखोगे।
इस दोनों एंट्री को कंबाइन किया जा सकता है आराम से, एकदम आराम से। अदर कंबाइंड एंट्री विल लुक मोर इजी देन अलग अलग किया हुआ एंट्री। यस और नो? अगर मैं बोलूं 1000 रुपए का चोरी हुआ, इंश्योरेंस क्लेम ने बोला, इंश्योरेंस कंपनी ने कि मैं 200 रुपए दे रहा हूं तेरे को, और मेरा 800 रुपए का लॉस हुआ, तो ये दोनों एंट्री कंबाइन करना बेटर नहीं रहेगा? एंट्री कैसा होगा बोलो? अभी फाइन इन दिस? पक्का? तो हम नीचे एक नोट लिखा रहे हैं, जहां पे आपने 2 जर्नल एंट्री किया ना, 2, उसके ठीक नीचे एक लाइन लिखो, ये ऊपर वाले अमाउंट अगर आपने लिख रखे हैं तो हटा दो, ऊपर में कोई अमाउंट नहीं रहेगा। 2 जर्नल है आपके पास, जर्नल एक बार रिपीट करो, डिफल्केशन टू कैश, फिर PL टू डिफल्केशन। नीचे लिखो इफ द कैश लॉस इज covered by an insurance policy and the claim is approved, the loss amount, कॉमा करके लिखना, the loss amount will be lower. ये क्लियर है? ये लिख लेने से ये जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि 1000 रुपया चोरी हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने अगर 200 रुपया देने का अप्रूवल दे दिया, आगे बोलना है, तो मेरा लॉस 800 रुपए का है। तो ये जो ना 800 रुपए का लॉस है, ये तुमको पहले मालूम रहेगा। जर्नल एंट्री विल नॉट टेल यू कि मेरा 800 का लॉस है, यू विल टेल द जर्नल, हेलो मेरे को 800 का लॉस हुआ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं, सुनो बच्चों। हाँ प्लीज मेरे को अलाउ करना, मैं पहले ये लाइन बोलना चाहता हूं, उसके बाद आप लोग अपना बात करना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ये समझते हैं कि लेजर या जर्नल मेरे को बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अरे आपके साथ क्या हुआ वो आपको पहले मालूम है। आप जर्नल को बताते हैं मेरे साथ ये हुआ है, तो आप डिसाइड करते हैं मेरे को किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। यस और नो? और हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मेरे को ना जर्नल बताएगा मेरे को कितना लॉस हुआ। अरे तेरे को पहले से मालूम नहीं है? 1000 रुपए तेरा चोरी हुआ, 200 रुपए इंश्योरेंस कंपनी तुमको दे रहा है, तो तेरे को 800 रुपए का लॉस हुआ नहीं मालूम। अब तुम अपना जर्नल को ऐसा प्लानिंग कर कि PL में 800 ही जाए, चाहे मर जाए कुछ भी हो जाए, PL में 800 जाना चाहिए। बोले ये क्लियर है कि नहीं? और हम लोग पहले बोलेंगे नहीं लेजर बताएगा, बाप रे बाप लॉस कितना होगा। क्यों? तुम बताओ ना लेजर को, आंसर तुमको मालूम है। तेरा लेजर कुछ गलत बताता है, मतलब तुमने कुछ गलत लेजर में एंट्री मारी है। लॉस जो 800 वो तो बदल सकता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये मैं हमेशा बोलता हूं कि रिवर्स डायरेक्शन में अपना काम चलना चाहिए। वी नो ये हुआ है, तो फिर PL शुड शो दैट ना, बैलेंस शीट शुड शो दैट ना, जो हुआ है। यू नो इट बेटर ना क्या हुआ है। और अकाउंट्स में तो होने के बाद एंट्री मारते हो। सो ये चीज को ना स्ट्रांग बनाओ अपना कि भाई मैंने ये माना कि मेरे साथ ये हुआ है और आई नो इट बेटर, तो मेरा अकाउंट्स उसी हिसाब से मेरे को बतलाएगा कि मेरे साथ जो हुआ है। ट्रू एंड फेयर ही तो रहना है, तो खत्म हो गया बात। अगर हम ट्रू एंड फेयर हैं तो मेरा अकाउंट्स वही बताएगा जो मेरे साथ हुआ है, और जो मेरे साथ हुआ है मेरे से अच्छा कौन जानता है। क्लियर? लिखो स्टार लगा के नीचे। If there is an insurance policy and we have ये word lodged a claim
but the approval is pending, and we had to prepare financial statement. ये आइदर और नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने दिया आइदर और, एक ही चॉइस है इसका आंसर, आपको सोचना है। पॉइंट क्या है, डिफल्केशन हुआ है, चोरी हुई है, इंश्योरेंस कवरेज है मेरा, और इंश्योरेंस कवरेज पूरा है, मतलब जिसको बोलते हैं 1000 रुपए से ज्यादा का इंश्योरेंस कवरेज है मेरे पास, पॉलिसी वैल्यू इज मोर देन 1000 रुपीज, और मेरा 1000 रुपीज का लॉस हुआ है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम लॉन्च कर दिया है, उनको बता दिया मेरे को लॉस हुआ है, उन्होंने अभी तक क्लेम को अप्रूव नहीं किया है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, उन्होंने अभी तक क्लेम को अप्रूव नहीं किया है, और मेरा ईयर एंडिंग आ गया। वो लोग अप्रूवल मान लो मई जून जुलाई अगस्त नवंबर में कभी भी देगा, पर उन्होंने अभी अप्रूव नहीं किया है। तो मेरे को 1000 रुपया असेट लिखना चाहिए या 1000 रुपया लॉस लिखना चाहिए? कितने बच्चे बोल रहे हैं लॉस लिखना चाहिए? फैंटास्टिक, नीचे करो हाथ, थैंक यू। लॉस ही लिखना है। क्यों असेट लिखने से मना किए? ये कारण हम नोट में लिखा रहे हैं आपको, आपसे सुनना चाहते हैं, बिकॉज बेसिक्स अच्छा बिल्ड हुआ है, फाउंडेशन के टीचर ने आपका अच्छा से ख्याल रखा है, सो इट्स गुड। इसको कंटिन्यू रखो, जो मैं बोलूं वो आगे से करना है तुमको, बेस ठीक से बिल्ड है, सो बेस में प्रॉब्लम नहीं है। असेट क्यों नहीं लिखे रे? 1 मिनट। तो डेटर तो डेबिट करते हैं हम लोग, रिसीव तो होता नहीं है। बच्ची ने बोला पैसा मिला नहीं है। 1 मिनट। आंसर का जो लॉजिक है वो अच्छा नहीं लगा मेरे को, लॉजिक कोई और आंसर अच्छा से दे। 1 मिनट। तुम नहीं, क्या हुआ क्या पता, कंजर्वेटिज्म तो इंग्लिश वर्ड है। रुकना बोलने दे। हाँ रुकिए, गुड वर्ड। बच्चे ने बोला सर पता नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी दे देगा या नहीं देगा, मतलब हम एक, सुनना अच्छे से, पहले बोलना मत, मैंने तुमको बोलने का मौका दिया, तुमने बोला, अब मैं बोल रहा हूं। हम एक ऐसा असेट नहीं लिख सकते जो खुद एक कंटिंजेंट हो। वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज ए कॉन्टिंजेंट असेट। कॉन्टिंजेंट असेट बुक में लिखना अलाउड नहीं है। यू कैनॉट रिकॉर्ड इट, बिकॉज ये बच्चा खुद ही बोल रहा है सर इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव नहीं भी कर सकता है। मान लीजिए मेरी बेवकूफी की वजह से चोरी हो गया, मैंने किसी को दिया, बोले पान लेके आओ, भाग्य लेकर के, ऐसे थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगा। तो वो लोग तो क्लेम देने के पहले सब कुछ चेक करेंगे, और उसके बाद अप्रूवल हो भी सकता है, अप्रूवल नहीं भी हो सकता है। तो तब तक तो पेंडिंग है, और बैलेंस शीट बनाने का अगर वक्त आ जाए तो बच्चों ने सही जजमेंट दिया, लॉस है, असेट नहीं लिख सकते। असेट इसलिए नहीं लिख सकते बिकॉज असेट इज ए कॉन्टिंजेंट असेट, और कॉन्टिंजेंट असेट कैन नॉट बी recorded in the books. It has to be a real asset before you record it in the books. Good. अगले साल जैसे आपने लॉस लिख दिया, आपने एंट्री मार दी P&L अकाउंट डेबिट टू डिफल्केशन 1000 रुपया मार दी। अगले साल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, 1000 रुपया का चेक आ गया, 2020 में 1920 का पीएल बना लिए, बैलेंस शीट बना लिए, लॉस लिख दिए, खत्म हो गया स्टोरी, बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है, इट्स लॉस। 1000 रुपीज का चेक आ गया, इनकम ना, बच्ची बोल रही सर इनकम P&L, तो रुकिए बोलने दीजिए,
बच्ची बोले सर इनकम है, P&L में ट्रांसफर कीजिए। बस खाली रिक्वेस्ट है बच्ची से इतना सा, आपका आंसर करेक्ट है, नाम दीजिए यहां पे। PL नाम नहीं हो सकता, कैश के नीचे PL नहीं लिखते कभी भी। आप समझ रहे हो? जैसे आपने मेरे को ट्यूशन फीस दिया, हम ऐसा लिखते कैश टू PL, हम तो लिखे ना कैश टू ट्यूशन फीस रिसीव्ड। हेलो, तो कुछ तो नाम होना चाहिए ना डिसेंट टाइप का। कैश टू PL लुक्स बैड, कॉन्सेप्ट वाइज नो आर्ग्यूमेंट। हाँ, टू PL उस बच्ची का आंसर मान रहा हूं मैं, पर आपको रिफाइनमेंट के साथ बोल रहा हूं। द नेम शुड बी लाइक दिस, इंश्योरेंस क्लेम रिकवरी अकाउंट। जैसे बैड डेट रिकवरी नहीं होता है क्या, वैसा एक तो लेजर खड़ा कर दीजिए। बैड डेट का लॉस पहले लिख देते हो, बाद में रिकवरी होता है तो इनकम नहीं लिखते हो क्या? वेरी सिमिलर टू दैट। तो अगले साल इनकम लिखने को लेकर के हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिखो कॉमा करके, देन वी विल ट्रांसफर the entire defalcation to P&L. Full stop. We can't, full stop करके लिखोगे, we can't record a contingent asset. एक लाइन और लिखना वहीं पे, सेम पॉइंट में। हाँ, मतलब वही पॉइंट ही बोल रहा हूं। इवन कॉन्टिंजेंट असेट्स कांट बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स। ये क्या कहानी है जी? लास्ट वाली कहानी क्या है? बैलेंस शीट PL के अलावा एक नोट्स ऑन अकाउंट्स भी बनता है ना, बनता है। तो इवन इस 1000 रुपीज को नोट्स में भी आप दिखा नहीं सकते, बैन किया हुआ है। बैलेंस शीट में तो दिखाने का तो सपना भी गलत है। कोई बोलेगा चलो बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा, कम से कम नोट्स में तो दिखा दो कि हाँ मिल सकता है ना, नोट्स में भी नहीं दिखा सकते। अगर ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता ना तो नोट्स में दिखाते हैं, वो बैलेंस शीट में वो भी नहीं दिखाते। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, चाहे जितने ही तुम कंजर्वेटिव क्यों ना हो जाओ। माने कंजर्वेटिज्म का डंका लेकर के कहीं पे भी कंजर्वेटिज्म चिपका दोगे नहीं चलेगा जी। इट हैज टू बी ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंजर्वेटिज्म। अभी मैं बोलूं, सुनिएगा, बड़े बढ़िया सेंटेंस, बढ़िया लाइन, अकाउंट का गुड नॉलेज। अभी मैं बोलूं कि मेरे तो 15 स्टाफ हैं, तो 15 स्टाफ का अगला साल का सैलरी, उसके अगला साल का सैलरी, उसके अगले साल का भी सैलरी देना तो पड़ेगा ही, देना तो पड़ेगा ही। तो लाइबिलिटी आज ही लिख लेते हैं। कंजर्वेटिज्म तो यही होता है, फ्यूचर लाइबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड ना, क्या एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, अगला आने वाला सारा खर्चा लिख लो, ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो कंजर्वेटिज्म तुमने गलत सुना है। कंजर्वेटिज्म का डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग में गलत डाला गया है। और अगर तुम जानते हो सर ऐसा थोड़ी होगा, फालतू बात, 3 साल का सैलरी तो अगला 3 साल में लिखेंगे ना, तो आप ठीक जानते हो। बीइंग ट्रू एंड फेयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग कंजर्वेटिव। डिड यू अंडरस्टैंड? जिस साल का खर्चा उसी साल के PL में जाना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंजर्वेटिव। तो सर कंजर्वेटिज्म एग्जैक्टली क्या है? पढ़ाऊंगा मैं, टाइम आएगा। कोई भी फ्यूचर के लॉस को आज नहीं लिख देंगे। इवन मान लीजिए मेरा बिजनेस खराब चल रहा है, मान लीजिए मेरा बिजनेस खराब चल रहा है, तो भी अगले साल माल बेच के जो मेरे को लॉस होगा वो हम आज नहीं लिख सकते। जब लॉस होगा तब लिखेंगे। मेरा बच्चा 13 साल का, उसकी शादी का खर्चा आज ही लिख दे लाइबिलिटी में, ऐसे थोड़ी होता है।
इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो कंजर्वेटिज्म एज ए मंत्रा, एज ए रूल, अगर आपके दिमाग में ये है कि किसी भी लॉस को लिख लो तो आप गलत हैं. अक्रूअल, ट्रू एंड फेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन कंजर्वेटिज्म. बाकी एग्जैक्ट दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा. आर यू कंफर्टेबल? थैंक यू. अच्छा सुनो, आज की क्लास हम लोग इतना, ये नोट्स वाला काम कंप्लीट कर लिए थे हम. मैंने क्या बोला लास्ट में कि कॉन्टिंजेंट असेट को इवन नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिखना भी अलाउड नहीं है. असेट साइड में तो भूल ही जाओ, नोट्स में भी लिखना अलाउड नहीं है. बस आज का पॉइंट इतना ही है, आज का डिस्कशन इतना ही. अभी अगले हाफ एन आवर में हम लोग आइडेंटिटी कार्ड और स्टडी मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 2 मिनट मुझे थोड़ा सा बोलने देना, उसके बाद आप अपना पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करना. हाँ हाँ, नहीं तो हल्ला हो जाएगा. सुनिए, देखिए